हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के हम इस सीरीज में, जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज जो है एमसीक्यू चल रही है। इस सीरीज में हमने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को कर लिए हैं। ये हमारा एक द लास्ट चैप्टर है जिसमें हम सॉलिड स्टेट के एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और आप अपनी पढ़ाई और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड। ठीक है, सबसे जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस में, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक में सबसे छोटी दोहराई जाने वाली इकाई कहलाती है। उसको जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जो यूनिट आपकी रिपीट करती है, उस यूनिट को जनरली हम क्या कहते हैं? देखो ऑप्शंस क्या है। पहले आपका है स्पेस लैटिस, स्पेस जालक। स्पेस जालक क्या होता है? स्पेस लैटिस क्या होता है? 3D अरेंजमेंट हम जब देखते हैं, ठीक है, 3D अरेंजमेंट एटम का स्पेस में देखते हैं, तो वो हमारा स्पेस लैटिस होता है। और यहीं पे यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल आपकी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है, जो भी कि आपके किसी भी क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा बनती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिट सेल। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूनिट सेल? इनमें से कौन सा यूनिट सेल का टाइप नहीं है, प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कोशिका का प्रकार नहीं है? ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ पूछा है, कौन सा नहीं है? नहीं है, कौन सा नहीं है? नॉट अ टाइप पूछा है। अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शंस कह रहा है सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक हमारा यूनिट सेल का टाइप होता है। साथ में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सरल घन और शरीर केंद्रित घन, ये भी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी हमारा यूनिट सेल का टाइप है। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, चेहरा केंद्रित घन, ये भी हमारा क्या होता है? ये भी हमारा इसका टाइप है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। क्या ये टाइप होता है हमारे यूनिट सेल के स्ट्रक्चर का? नहीं होता है। यानी कि कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, षटकोणीय बंद पैक। ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जो है यूनिट सेल का टाइप नहीं होता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हमारे पास जो लेटेस्ट गिवन है वो क्या गिवन है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक गिवन है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो कैसे प्रेजेंट होता है? अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, क्यूबॉइड लग रहा है, एज्यूम करो क्यूब है। तो यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे एटम्स हैं और हमें क्या पता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक सेंटर में होता है। ठीक है, तो हमें क्या, हमसे क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमें निकालना है। एक शरीर केंद्रित घन बीसीसी जाली में प्रति इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पार्टिसिपेट करेंगे? तो हमें क्या पता है? ये आपके कॉर्नर्स पे टोटल 8 एटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल 8 एटम्स 8 के साथ शेयर हो रहे होते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? 1/8 इंटू 8। यहाँ से 8 8 कैंसिल हुआ और साथ में कौन आएगा? साथ में बीच वाला बॉडी के सेंटर में है, बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी के सेंटर में है, तो सेंट्रल वाला कहीं शेयर नहीं हो रहा है, तो टोटल 1 काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 1 बचा, +1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? 2। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड, मतलब जो आपका बॉडी सेंटर्ड बीसीसी होता है, तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने इन्वॉल्व होते हैं? 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लॉ स्टेटिंग दैट द एंगल्स बिटवीन इक्विवेलेंट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल आर कांस्टेंट इज। क्रिस्टल के समतुल्य फलकों के बीच में कोण स्थित होता है, यह बताने वाला नियम कौन है? ठीक है, कौन सा लॉ ऐसा कहता है कि जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं, मान लो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इंटरफेशियल एंगल्स जो हैं ये कैसे हैं? इंटरफेशियल एंगल्स क्रिस्टल्स के सेम होते हैं। ये किसका लॉ है?
कौन से लॉ, हमने क्रिस्टलोग्राफी का लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में 3 लॉज को स्टडी किए थे, ठीक है। एक हमारा था लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल, नेक्स्ट हमारा था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, एंड नेक्स्ट हमारा जिसमें हमने मिलर इंडेक्सेस वगैरह देखा था, और नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या कहता है कि जो हमारे पास वो किसी भी साइज के, किसी भी आकार के, किसी भी शेप के हम क्रिस्टल ले ले, और वो क्रिस्टल हमारा अगर सेम कंपोनेंट का क्रिस्टल है, तो अगर आपके पास सेम कंपोनेंट का क्रिस्टल है तो क्या होगा, उसके बीच में बनने वाला, उसके बीच के फेसेस में बनने वाला जो एंगल होगा वो सेम होगा, ठीक है। बीच में बनने वाला, फेसेस के बीच में बनने वाला एंगल को ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेशियल एंगल। अब देखो इंटरफेशियल एंगल एक चीज और कहती है, कॉन्सेप्ट जान लोगे तो किसी भी तरीके से इंटरफेशियल एंगल पे क्वेश्चन बनेगा, कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट सुन लो। तो ये लॉ एक और पॉइंट कहती है कि ये जो इंटरफेशियल एंगल है, मान लो ये सेम इसी सब्सटेंस का क्रिस्टल मैं एक और लूं, तो वो छोटे साइज का क्रिस्टल हो, ठीक है। तो इस छोटे साइज के क्रिस्टल में भी जो इंटरफेशियल एंगल बनेगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। इन दोनों के जो इंटरफेशियल एंगल होंगे वो सेम होंगे, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, इंटरफेशियल एंगल क्या हो रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल था, लॉ स्टेटिंग दैट द एंगल्स बिटवीन इक्विवेलेंट फेसेस ऑफ अ क्रिस्टल आर कांस्टेंट, मतलब एंगल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, एक होता है हमारा लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस एंड एक होता है हमारे पास लॉ ऑफ सिमेट्री। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल से ही कहता है कि जो एंगल्स बनेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं हम कि वो इक्वल रहेंगे। इस तरीके से हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉ ऑफ रैशनैलिटी सॉरी, लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस पे बेस्ड है। तो हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स पढ़ाया था जब मैंने, तो बताया था कि वो जो लॉ है वो सिर्फ बड़े क्रिस्टल गोनियोमीटर से हम मेजर कर रहे होते हैं, है ना, एंगल्स को, और वो सिर्फ जब हमारे पास बड़े क्रिस्टल्स हों उस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बाकी सारे क्रिस्टल्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। हमें क्या पता है, रेट ऑफ कूलिंग, क्रिस्टल बनाते कैसे हैं, तो रेट ऑफ कूलिंग, अगर तेजी से अपने क्रिस्टल को कूल डाउन करेंगे तभी तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। अगर तेजी से कूल डाउन किया तो छोटे छोटे क्रिस्टल बनेंगे, अगर टाइम लेके धीरे धीरे कूल डाउन किया तो क्रिस्टल बड़े होंगे। आपने क्रिस्टल अपने फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि क्रिस्टल पे बेस्ड है, जहाँ पे हम क्रिस्टल का फॉर्मेशन कराते हैं। तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में आपने देखा होगा आपके कुछ कलीग्स क्रिस्टल्स बहुत ही सुंदर बड़े बड़े बने होंगे, आपके क्रिस्टल्स छोटे होंगे या फिर बड़े होंगे, कुछ लोगों के क्रिस्टल्स छोटे बने होंगे। तो ये क्यों होता है, रेट ऑफ कूलिंग पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसे क्रिस्टल्स जो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, वो उन क्रिस्टल्स को हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स की हेल्प से नहीं मेजर कर पाते, वहां पे गोनियोमीटर नहीं उतना काम कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रैशनैलिटी इंडिसेस वाला लॉ क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस चाहिए होता है अपने क्रिस्टल को मेजर करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम अपने क्रिस्टल को प्लेस करते हैं, और लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस पे हम एक प्लेन पास कराते हैं जो कि क्या करता है, एक इंटरसेप्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक्स ए बी करके हम प्लेन पास कराते हैं, और ये प्लेन जो पास होता है, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनता है, ये एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनता है, उस इंटरसेप्ट्स को हम जनरली मिलर इंडिसेस बनाते हैं। वहां पे मैंने बताया था आपको। तो उन लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है किससे रिलेटेड है, तो इंटरफेशियल एंगल, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल से रिलेटेड होगा। यहाँ पे कौन बनेगा आपका, मिलर इंडिसेस बनेगा। कौन, मिलर इंडिसेस। ब्रैग एंगल तो हम ब्रैग इक्वेशन में देखते हैं जब एक्सरे का डिफ्रेक्शन कराते हैं, और क्रिस्टल प्लेन्स भी आपका इससे नहीं रिलेटेड है। कौन रिलेटेड होता है, लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस में, तो आपका मिलर इंडिसेस जो इंटरसेप्ट्स आते हैं वो आपका बनाते हैं, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि स्पेस लैटिस क्या होता है, अंतरिक्ष जालक है। ठीक है, स्पेस लैटिस आपका क्या होता है, देखो पहला ऑप्शन है द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ सिंगल यूनिट सेल। सिंगल यूनिट सेल में जो अरेंजमेंट, एटम्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। क्या ऐसा होता है? अगर आप अपने नोट्स टर्न करो तो मैंने वहां पे स्पेस लैटिस का क्लियर डेफिनेशन लिखाया हुआ था और फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कराया था कि जो 3D अरेंजमेंट होता है, क्या चीज स्पेस लैटिस क्या होती है, 3D अरेंजमेंट होता है एटम्स का हमारा, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं, हमारा 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट चाहिए होता है। और ये ऑलवेज क्यूबिक, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। तो अंतरिक्ष जालक क्या हो जाएगा, परमाणुओं के प्रतिनिधित्व करने वाले बिंदुओं की एक त्रिआयामी सारणी को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, अंतरिक्ष जालक कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच क्रिस्टल सिस्टम हैज ऑल एजेस इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। किस क्रिस्टल सिस्टम में हमारे सारे एजेस इक्वल होते हैं। नॉर्मल, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथ्स, बचपन से क्लास 6 में क्यूब क्यूबॉइड पढ़ते आ रहे हैं, हमें हमसे क्या पूछा है कि सारे एजेस क्या हो गए, सारे एजेस हमारे बराबर हो गए। सारे एजेस किस सिस्टम में, किस शेप में बराबर होते हैं, भाई जाहिर सी बात है क्यूब में बराबर होते हैं। और यहाँ पे ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, तो सारे एंगल्स भी क्यूब में आपके 90 होते हैं। एंड हेंस हमारा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पे सारे आपके एजेस बराबर होते हैं। किस क्रिस्टल प्रणाली में सभी किनारे बराबर और सभी कोण 90 हैं, सारे एंगल्स 90 हैं और सभी किनारे बराबर हैं, सारे एजेस बराबर हैं। तो घनाकार, घनाकार यानी कि क्यूबिक में आपका इक्वल होता है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक घन में कितनी समिति तत्व मौजूद होते हैं, हाउ मेनी सिमेट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सिमेट्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब। किसी भी क्यूब में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इस चीज को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपकी कॉपी में नोट कराया था कि टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स कितने होते हैं क्यूब में, और बोला भी था कि इसके एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। क्यूब में कितने टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 23 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बात करें रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, अब देखो इस पे आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब सीधे आपसे पूछ सकता है कि क्यूबिक क्रिस्टल में आपके पास कितने रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था फिर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो कि अपोजिट एजेस को ज्वाइन करते हैं, उनको डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे हमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 6 देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आपसे सिंपली डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछ दे या फिर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछ दे या फिर सीधे पूछे कि कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं क्यूबिक क्रिस्टल में, तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट और कैसे इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स आते हैं, तो हमारे पास और क्या होता है, मैंने बताया था आपको 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है और इसका नंबर कितना है, 3 है। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके कितने प्रेजेंट होते हैं, 3 प्रेजेंट होते हैं। बात करें 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको कितने देखने को मिलते हैं, टोटल आपका 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 4 होता है। और नेक्स्ट बात करें आपका 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपको कितने देखने को मिलते हैं, टोटल 6 देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपको टोटल 6 देखने को मिलते हैं। तो कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुए, आपसे सिंपली 4 फोल्ड पूछ सकता है, 3 फोल्ड पूछ सकता है, या 2 फोल्ड पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछ सकता है। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, अब एक और चीज में प्रेजेंट होती है जो कि क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री।
ठीक है। तो एक होता है हमारे पास COS यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये कितना होता है 1 होता है। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए 9 1 10 और 13 यानी कि 23। टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए आपके पास 23। टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए 23। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास कितने सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आपके पास 23। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एग्जैक्टली राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लॉ डिस्क्राइबिंग दैट द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय अ क्रिस्टल प्लेन इज ऑलवेज अ स्मॉल इंटीजर। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। क्रिस्टल तल द्वारा बनाए गए अवरोधों के अनुपात हमेशा एक छोटा पूर्णांक होता है, यह बताने वाला नियम है। लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस में मैंने बताया था कि ये जो मिलर इंडिसेस जो इंटरसेप्ट बनेंगे, यहाँ पे जो क्यूबिक क्रिस्टल की वजह से इंटरसेप्ट बन रहे थे, जो प्लेन में हम इंटरसेप्ट ले रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि जो हमारा मान लो यहाँ पे इंटरसेप्ट ए है, बी है, सी है, तो जो ए बी सी का ही क्या बनेंगे, ए बी सी का मल्टीपल बनेंगे। या तो ए बी सी हो, या तो ए बी सी का मल्टीपल हो, या तो प्लेन पैरेलल पास कर रही हो, यानी उस केस में मैंने बताया था कि इनफाइनाइट आएगा आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, तो 3 कंडीशन इंटरसेप्ट का मैंने बताया था। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है जो क्या चीज की रेशियो, जो इंटरसेप्ट्स के रेशियो है ना, ये इंटरसेप्ट्स के रेशियो जो भी कट पिट के आएंगे वो हमेशा क्या होते हैं कि स्मॉल इंटीजर होते हैं। ये कौन सा बताता है, लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस बताता है। ठीक है, सूचकांकों की तर्क संगतता का नियम। ठीक है, आपका लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसेस जो ऑप्शन बी है ये आपका एग्जैक्टली राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा ब्रेवैस लैटिस की बात कर रहा है। ब्रेवैस लैटिसेस कितने होते हैं जो हम पढ़ते हैं ना, एफसीसी बीसीसी, ठीक है, जितने भी सारे पढ़ते हैं वो हमारे सेपरेटली क्या है, हमारे ब्रेवैस लैटिस हैं। रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है जो हमारे 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि हमारे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, उसे हम ब्रेवैस लैटिस बोलते हैं। ब्रेवैस लैटिस क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रेवैस लैटिस। जो भी पॉसिबल हमारे पास अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने होते हैं 14 ऐसे। आपने आपको सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12th 11th में भी, तो वहां पे ब्रेवैस लैटिस टोटल हमें 14 देखने को मिलते हैं। कितने देखने को मिलते हैं, 14 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेवैस लैटिस होते हैं। इस चीज को याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है 14 ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्सरे डिफ्रेक्शन बाय क्रिस्टल इज एक्सप्लेन बाय। एक्सरे डिफ्रेक्शन क्रिस्टल जो है उसमें क्या होता है, एक्सरे डिफ्रेक्शन देखने को मिलता है। क्रिस्टल द्वारा एक्सरे विवर्तन को इस प्रकार समझाया जाता है। किस लॉ से एक्सप्लेन किया जाता है, कौन एक्सप्लेन किया, एवोगैड्रोस लॉ, क्या हम गैसेस की बात कर रहे हैं, है ना, नहीं बात कर रहे हैं। ब्रैग्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कंडक्टेंस, यहाँ पे तो नहीं जा रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। राउल्स लॉ, गैसेस, वेपर, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रैग्स लॉ की, यानी हम बात कर रहे हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन की। अभी मैं थोड़ी देर में ब्रैग्स लॉ के और भी क्वेश्चन हैं तो वहां पे समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ब्रैग्स लॉ क्या होता है। अच्छा, थोड़ा सा जान लो कि हमारे पास ये मान लो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सरे डिफ्रेक्शन की हेल्प से इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इस डिस्टेंस को लेट अस सपोज ये डी है, और हम क्या कराते हैं कि यहाँ पे हम एक्सरे पास कराते हैं। यहाँ पे हमने क्या कराया, एक्सरे पास कराया, तो यहाँ पे बनता है एक एंगल, यहाँ पे बनता है एक एंगल जो कि ब्रैग एंगल के टर्म्स में हम डिस्क्राइब करते हैं। पूरा लॉ अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो जो एक्सरे डिफ्रेक्शन क्रिस्टल के थ्रू होता है, जो एक मॉलिक्यूल डिफ्रेक्शन करता है, एक यहाँ से पास करा दिया, एक यहाँ से पास करा दिया। अब ये वाला रे क्या करेगा, ये वाला रे थोड़ी दूर ज्यादा ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू यहाँ वाले मॉलिक्यूल के। तो इस वजह से इसी के हेल्प से जो इतना इसने ज्यादा ट्रेवल किया वापस जाएगा, तो इतना इधर भी एक्स्ट्रा होगा। इसी एक्स्ट्रा की वजह से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये एक्सरे डिफ्रेक्शन को कौन स्टडी, किसके थ्रू स्टडी कर पाते हैं, हम ब्रैग्स लॉ के थ्रू स्टडी किया जाता है। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा मिलर इंडिसेस। जो मिलर इंडिसेस एच के एल होता है,
HKl होता है, ये क्या चीज को, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मिलर सूचकांक HKl दर्शाते हैं, किस चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखो पहला ऑप्शन है कि द इंटरसेप्ट ऑफ अ प्लेन ऑन द एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो यहाँ पे इंटरसेप्ट बनेंगे उसी को मिलर इंडिसेस दर्शाते हैं। तो किसी को HKl लिया, तो HKl आपका क्या रिप्रेजेंट किए कि जो प्लेन से इंटरसेप्ट बन रहा है उसी चीज को तो रिप्रेजेंट किया, प्लेन से इंटरसेप्ट का ही तो रिप्रेजेंटेशन है ना। तो पहला ही ऑप्शन कह रहा है द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द एक्सिस, हमारे प्लेन उस एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहे हैं, कितने पे कट कर रहे हैं, उस चीज को हम लॉ ऑफ रेशनैलिटी से दर्शाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, अक्षों पे समतल का अवरोधन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, जो लोग पढ़ के आ रहे होंगे बैच से उनको मुझे नहीं लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सिंपल क्यूबिक लैटिस द पैकिंग एफिशिएंसी इज, एक सरल घनीय जालक में पैकिंग दक्षता होती है, पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रही है किसमें, सिंपल क्यूबिक लैटिस में। सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करें तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 52% होती है, ये याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको 52% मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा, आगे बढ़िए। The total number of atoms in face centered cubic unit cell, face centered यानी हर एक फेस के सेंटर पे देखने को मिलेगी। जैसे हमने BCC में कैलकुलेट किया वैसे ही हम फेस सेंटर्ड में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आता है आपका फेस सेंटर्ड, जनरली हम सबको इतना हमने किया है कि याद हो जाता है। ठीक है, सबका याद होना चाहिए तभी हम न्यूमेरिकल्स को इजिली हम कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने होते हैं फेस सेंटर्ड में आपके क्या कहते हैं 4 होते हैं और बॉडी सेंटर्ड में आपके 2 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन NaCl क्रिस्टल द लैटिस इज मेड अप ऑफ, NaCl क्रिस्टल में जालक किससे बना होता है, जो हमारा लैटिस होता है ये किससे बना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि NaCl के क्रिस्टल में हमें क्या पता है Na+ और Cl- प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा, रैंडमली प्रेजेंट होगा कि अल्टरनेट प्रेजेंट होगा। तो NaCl यानी कि अल्टरनेट वे में आपका NaCl का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अल्टरनेट वे में। ठीक है, अब NaCl का क्रिस्टल सिर्फ Na+ से तो बनेगा नहीं, सिर्फ Cl- से तो बनेगा नहीं, सिर्फ Na+ आयन Cl- आयन, Na+ और Cl- आयन की बारी बारी से। ठीक है, अल्टरनेट वे में, इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स्ड एट रैंडमली मिक्सिंग नहीं होती है इनकी, अल्टरनेट वे में अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंगल बिटवीन क्रिस्टल फेसेस मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिस्टल फेसेस के बीच में जो हम एंगल मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। अभी मैंने बताया तो यहाँ पे दो फेसेस के बीच में जो हम एंगल मेजर कर रहे हैं, जो एंगल बन रहा है उसको क्या कह रहे हैं हम, उसको क्रिस्टल फेसेस के बीच में एंगल मेजर कर रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसे ही तो हमने इंटरफेशियल एंगल का नाम दिया है। क्या बोला है हमने, इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटरफेशियल कोड, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टल संरचना के निर्धारण के लिए आमतौर पे किस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस तरीके का उपयोग करते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पहला दिया है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम अपने जो भी फॉर्म हो रहा है उसका मास कैलकुलेट करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन, डेफिनेटली एक्सरे डिफ्रैक्शन, हम ब्रैग्स इक्वेशन में एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन कराते हैं अपने जो आपके क्रिस्टल में आपके जो एटम्स प्रेजेंट है और वहां से डिफ्रैक्शन होता है, ब्रैग्स लॉ लगता है और वहां से सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता है।
ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो जाता है एक्सरे डिफ्रैक्शन से। यूवी विजिबल से हम क्या करते हैं, लैम्डा कैलकुलेट करते हैं और उसकी हेल्प से देख रहे होते हैं कौन सा कंपाउंड है। एनएमआर में 1H यूज करके हम प्रोटॉन्स वगैरह देखते हैं कहाँ है, कौन सा कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की बात की है तो इसके लिए हम XRD यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका एक्सरे विवर्तन, ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन अ क्यूबिक लैटिस इज। एक घनीय जालक में मूल बिंदु से गुजरने वाले समतलों की कुल संख्या है। हमें क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ प्लेन्स का पास करना पॉसिबल है ओरिजिन के थ्रू। तो हमें क्या पता है, ओरिजिन अगर मैथ्स भी लगाएं तो ओरिजिन के थ्रू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन, जितने मर्जी उतने प्लेन्स पास कर सकते हैं। कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या होता है, अच्छा ये एक्स वाई जेड एक्सेस जहाँ पे मीट करते हैं इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये एक्स हो गया, वाई हो गया एंड जेड हो गया, जिस पॉइंट पे मीट किया इसे हमने क्या बोला, ओरिजिन बोला। तो जहाँ जो आपका क्यूबिक लैटिस होगा उसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं इसके, तो कितने प्लेन्स पास कर सकते हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कहीं से प्लेन पास कर जाएगा इस पे। अगर हम यहाँ पे क्यूबिक लैटिस रख ले, क्यूबिक लैटिस रख लें तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल प्लेन पास कर सकते हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पास कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्टली सही ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैग एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन। अभी मैंने ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन किया, वहां पे बताया ब्रैग एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, ब्रैग एंगल किसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से एक बारी समझ लो, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट है ना वो एटम्स हैं हमारे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। ये जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच का इसको हम डी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डी बोलते हैं। हम जनरली क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए ब्रैग लॉ यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक सोर्स से हम क्या करेंगे, एक्सरे को पास करेंगे किसी दो एटम्स पे जो कि एट अ डी डिस्टेंस सेपरेटेड हो। ठीक है, हालांकि ये भी डी डिस्टेंस होगा कोई ना। तो अब हम क्या देखेंगे, ये नॉर्मल है तो ये रेस क्या करेंगे, पास फिर से रिफ्रैक्ट कर जाएंगे, ये रेस रिफ्रैक्ट कर जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या इस रे ने यहाँ पे ये वाला जो रे है सेकेंड रे जो कि नीचे की ओर आ रहा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और जाने में भी इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये रेज आ रही हैं ऐसे, ये आपकी रेज आ रही हैं और रेज कौन सी है, एक्सरे है। तो ये इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, समझ में आई बात। अब जो ये एंगल बना है, ये जो थीटा बना है, एंगल बना है, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। और इसी एंगल को हम किससे रेफर करते हैं, ब्रैग्स एंगल। ब्रैग्स एंगल क्या नाम बोलते हैं इसको, ब्रैग्स एंगल। ये एंगल किसके बीच में बना है, ये जो ब्रैग्स एंगल है, तो जो हमारी इंसिडेंट रे आई है, जो हमारी इंसिडेंट रे आई है इसके साथ ही बन रहा है ना ब्रैग्स एंगल। जो इंसिडेंट रे आई है और सॉरी एक चीज ध्यान देना, मैंने ये चीज गलत लिख दी, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो एंगल होता है, शायद इसके पहले भी मैंने ब्रैग एंगल को वही दिखाया, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसको हम एज अ थीटा देख रहे होते हैं। ठीक है, यही आपका ब्रैग एंगल होता है। तो क्रिस्टल प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला ये एंगल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, आई होप सभी को ब्रैग्स लॉ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टल प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है ये एंगल। ये चीज ध्यान देना, ये यहाँ पे आपका बनता है। ठीक है, यहाँ भी बनेगा और यहाँ पे भी बनेगा, तो ये वाला थीटा हम लेते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इंसिडेंट रे और क्रिस्टल प्लेन के बीच में बनने वाला एंगल ब्रैग एंगल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सप्रेशन गिव्स, यहाँ पे एक्सप्रेशन मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 20 को लीव करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ KCl इज सिमिलर टू, KCl किसके सिमिलर होता है, बार बार हम पढ़ते हैं KCl NaCl अप्रॉक्स सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, KCl NaCl सिमिलर होते हैं, तो KCl आपका पहला ही ऑप्शन है, NaCl है। KCl का क्रिस्टल जाला किसके समान होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है, किससे मिलता जुलता है, तो आपका NaCl से मिलता जुलता है KCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन NaCl क्रिस्टल इज, NaCl के क्रिस्टल में आपके कितने नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे NaCl के क्रिस्टल में। तो इस NaCl क्रिस्टल में जनरली हमारा कितने देखने को मिलता है, तो मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्लास में कि जो NaCl होता है, NaCl का क्रिस्टल होता है, इसमें टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स 48 प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं, 48 आपको सिमेट्री एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो क्या कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन क्यूबिक सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है हमारे क्यूबिक सिस्टम में, वो किस पे डिपेंड करता है, क्यूबिक सिस्टम में इंटरप्लेनर स्पेसिंग इस पर निर्भर करती है। आपको यही बताना है कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो किस पे डिपेंड करेगी। देखो आपके पहला ऑप्शन है मिलर इंडिसेस, तो भाई इंटरप्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन्स कितने दूरी पे हैं, तो हम इंटरसेप्ट के थ्रू ही तो पता लगा पाएंगे। दो प्लेन्स, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोला है तो दो प्लेन्स कितनी ही दूरी पे हैं ये हम कैसे पता लगा पाएंगे, ये हम विद द हेल्प ऑफ मिलर इंडिसेस, क्या इंटरसेप्ट बन रहा है उसकी हेल्प से पता लगा पाएंगे। तो जो आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिलर इंडिसेस, इंडेक्स, मिलर इंडेक्स यहाँ पे है, तो आपका यही पहला ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिमेट्री एलिमेंट्स इंक्लूड, सिमेट्री एलिमेंट में क्या क्या आता है, पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री एलिमेंट में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सेस होता है, रोटेशन इन्वर्जन एक्सेस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही आपके सिमेट्री एलिमेंट्स का हिस्सा बनाते हैं। ये तीनों ही क्या है, आपके सिमेट्री एलिमेंट्स का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ये सभी, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, समरूपता का केंद्र, समरूपता की धुरी, समरूपता का तल, तीनों ही सही ऑप्शन हैं, ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखो, द मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू जेड एक्सिस आर। अब हम कोई क्या ले, कोई प्लेन ले जो कि पैरेलल हो जेड एक्सिस से, किसी एक एक्सिस के पैरेलल अगर हम प्लेन ले ले तो क्या होगा। अब किसी भी एक्सिस के जब हम पैरेलल प्लेन लेते थे, क्लास 9 10th वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करना, मान लो ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल प्लेन लेंगे। अगर हमने कोई प्लेन एक्स के पैरेलल ले लिया, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया, तो वो कब पॉसिबल है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, एक्स के केस में, उस केस में क्या हो, 0 हो, तभी तो पॉसिबल है, और बाकी में कुछ ना कुछ वैल्यूज हो, है ना। तो यही चीज पूछ रहा है, मिलर इंडिसेस कब, जब हमारा प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जब जेड एक्स के समांतर समतल के लिए मिलर सूचकांक है, ठीक है, मिलर सूचकांक, मिलर इंडेक्स क्या होगा, तो हमारा बाकी दो तो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई तो कुछ भी होगा, लेकिन जेड के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन है, जेड 0 होना चाहिए। तो हमें क्या पता, एच के एल होता है, एल की वैल्यू, जेड की वैल्यू 0 ले ले और बाकी को एच के ही रहने दे, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि अगर आपका पास कर रहा है जेड से, पास कर रहा है जेड से, तो बाकी दो को हमें क्या लेना होता, उस केस में हम 0 0 1 लेते, क्योंकि हमारा पास कर रहा है जेड से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे पैरेलल है जेड के, इसलिए एच के 0 लिया है, ठीक है, क्लियर है। 1 1 0 भी ले सकते हैं, 1 1 0 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम एच के 0 ले लेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूब। इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, अगर आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, चारों किनारों पे, चारों साइड्स का 4 हो गया, ऊपर नीचे कितना हो गया, 6 हो गया, ऊपर नीचे 2 यानी कि 6 हो गया। टोटल फेसेस कितने हुए, 6 फेसेस होते हैं। एक घन में कुल फलकों की कितनी संख्या होती है, 6 होती है, ठीक है, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एग्जांपल ऑफ मटेरियल विद हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम।
हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम किस मटेरियल में होता है? तो भाई NaCl KCl डायमंड। हेक्सागोनल तो एकदम नहीं दिख रहा होगा। ग्रेफाइट में हेक्सागोनल सिस्टम होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ आपका ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है हेक्सागोनल सिस्टम में। आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ये आपका बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिमेट्री एलिमेंट इज एब्सेंट इन मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर। अगर हमारे को क्या गिवन है, हमारे पास मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में कौन सी सममिति तत्व अनुपस्थित होता है, यानी कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट ही होगा। मिरर प्लेन भी देखो, यहाँ पे 2 फोल्ड एक्सिस दिया है, तो मोनोक्लिनिक वाले में याद रखना कि यहाँ पे आपको 2 फोल्ड एक्सिस देखने को मिलती है, आपका 3 फोल्ड नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, 2 फोल्ड एक्सिस देखने को मिलेगी, 3 फोल्ड वहां पे एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर 11th-12th नहीं अच्छे से पढ़ाओगे थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, 3 फोल्ड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में 3 फोल्ड एक्सिस नहीं प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स कट ऑल द 3 एक्सिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों एक्सिस को ही आपका क्या करना है? कट करना है। तीनों एक्सिस को कट करने वाला कौन सा प्लेन है? तो अभी मैंने z एक्सिस के लिए समझाया आपको कि अगर z एक्सिस को कट करते हुए जा रही है तो 0 0 1 लिखा है हमने, है ना। तो अगर तीनों को ही कट करे तो 1 1 1 हो जाएगा। तीनों को ही कट करते हुए कोई प्लेन जा रहे हैं तो 1 1 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है विच प्लेन हैज द लार्जेस्ट इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको देख के बताना है कि किस तल में अंतरतलीय दूरी सबसे अधिक है, यानी कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस लार्जेस्ट कब होगा, कब होता है? तो जब हमारा एक्स एक्सिस को कट करे और बाकी 2 एक्सिस के पैरेलल जाए, है ना। तो 1 0 0 जो कंडीशन होता है इसमें जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा वो लार्जेस्ट होगा। यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 0 है, तो इस केस में इंटरप्लेनर डिस्टेंस तो लार्जेस्ट नहीं होगा क्योंकि 2 से कट करती हुई जा रही है, और यहाँ पे तो 1 है तो तीनों से कट करती हुई जा रही है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस उस केस में भी नहीं ज्यादा हो सकता क्योंकि तीनों को कट करती हुई गई है, यानी प्लेन के पास है, और यहाँ पे 2 0 0 0 दिया है। इस केस में सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब कि प्लेन्स के बीच में ज्यादा दूरी होनी चाहिए, तो इसी केस में सबसे कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू बाकी ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच मेथड इज यूज टू डिराइव द ब्रैग इक्वेशन। किस मेथड की हेल्प से हम ब्रैग इक्वेशन को डिराइव करते हैं? ब्रैग समीकरण निकालने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखो, रिफ्लेक्शन मेथड भी यूज करते हैं हम, पाउडर मेथड भी यूज करते हैं, रोटेशन मेथड भी यूज करते हैं। हम सही ऑप्शन लगाएंगे। ऑल ऑफ दीज तीनों मेथड की हेल्प से हम ब्रैग इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन विधि, पाउडर विधि, घूर्णन विधि और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा आपका। सारी मेथड की हेल्प से हम ब्रैग इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आओ। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्लेक्शन n इज इक्वल टू, ब्रैग्स इक्वेशन में मैंने n की वैल्यू बताया था, n लैम्डा जो आता है, अच्छा ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है? तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आता है, ये हमारा ब्रैग्स इक्वेशन होता है। इस ब्रैग्स इक्वेशन में जो n होता है ये हमारा कितना लेवल ऑफ डिफ्रेक्शन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। किस ऑर्डर, n क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब n की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन। n की वैल्यू 2 हो तो सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, सो ऑन। ठीक है, तो n की वैल्यू आपसे क्या पूछा है? हाँ, n की वैल्यू पूछा है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम क्रम विवर्तन के लिए n की वैल्यू 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डी स्पेसिंग डिक्रीजेस व्हेन,
अब यहाँ पे बात हो रही है डी स्पेसिंग की। डी स्पेसिंग आपका कब घटेगा, कब डिक्रीज करेगा। अब देखो पहला ऑप्शन है वेव लेंथ इंक्रीजेस। अगर हम क्या कराएं, वेव लेंथ को इंक्रीज कराएं तो उससे डी स्पेसिंग तो घटनी नहीं है। लेकिन अगर मिलर इंडिसेस को इंक्रीज कराएं, यानी कि जो इंटरसेप्ट को इंक्रीज कराएंगे, इंटरसेप्ट की वैल्यू, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा, जो आपके दो क्या कहते हैं, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस होगा, वो तो बढ़ते जाएगी। तो इसीलिए मिलर इंडिसेस जब इंक्रीज करती हैं तो डी स्पेसिंग डिक्रीज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। मिलर इंडिसेस इंक्रीज करने पे डी स्पेसिंग डिक्रीज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर है स्ट्रॉन्गेस्ट डिफ्रैक्शन पीक यूजुअली करस्पॉन्ड टू। अगर हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन पीक स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसका मतलब क्या है, सबसे मजबूत विवर्तन शिखर आमतौर पे निम्न से मेल खाता है। ठीक है, इस केस में कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिफ्रैक्शन है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिफ्रैक्शन पीक है आपके पास। तो इस केस में जो है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट डिफ्रैक्शन पीक है, यानी कि हमारी जो डी स्पेसिंग है, डी स्पेसिंग है ये कैसी होगी, ज्यादा होगी। डी स्पेसिंग मोर होती है, लार्जेस्ट होती है। कब, जब हमारा डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। डिफ्रैक्शन ज्यादा कब होगा भाई, जब दोनों ज्यादा दूर दूर पे होंगे तभी तो डिफ्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो कौन सा सही होगा, सबसे बड़ा डी स्पेसिंग, यानी कि लार्जेस्ट डी स्पेसिंग मोर हो जाती है जब स्ट्रॉन्गेस्ट डिफ्रैक्शन पीक ऑब्जर्व होती है। ऑप्शन नंबर डी इस केस में आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द एक्सरे वेवलेंथ टिपिकली यूज फॉर डिफ्रैक्शन स्टडीज इज। अब देखो एक्सरे वेवलेंथ जो हम डिफ्रैक्शन स्टडी के लिए यूज करते हैं, ये जनरली 1 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में लाई करती है। किसके बीच में लाई करती है, 1 से 2, कुछ भी 1 से 2 के बीच में जनरली हम ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखो, यूवी रेंज, विजिबल रेंज, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये 100 आर्मस्ट्रॉन्ग है। 1 से 2 के बीच में बताए, और यहाँ पे देखो अप्रोक्स इक्वल टू लिखा है, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे डेफिनेटली सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ो। The crystal structure of NaCl can be described as, NaCl के स्ट्रक्चर को हमें क्या पता है, हम इसको और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। NaCl के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। NaCl इंपॉर्टेंट है, NaCl का मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने क्लासेस में भी NaCl पे ज्यादा फोकस करके हर एक कॉन्सेप्ट को बताया था। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपसे ब्रैग इक्वेशन इज। अभी मैंने ब्रैग इक्वेशन लिखा था थोड़ी देर पहले, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ये ईटा नहीं है, ये ईटा नहीं, ये एन है। ठीक है, कुछ लोग ईटा मत समझ लेना। एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ब्रैग्स इक्वेशन डी रिप्रेजेंट, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि जो हमारे दो एटम्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या ले रहे हैं, इसको हम डी ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या ले रहे हैं, इसको हम डी ले रहे हैं। ठीक है, तो दो क्रिस्टल, ये आपका एक क्रिस्टल प्लेन हुआ, ये आपका एक क्रिस्टल प्लेन हुआ, दो क्रिस्टल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डी कहते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, एटम्स का नहीं, दो क्रिस्टल प्लेन के बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स। क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा अधिकतम विवर्तन की शर्त है, कौन सी कंडीशन अप्लाइड होगी जब हमारा मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगा। मैक्सिमम, अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं वैसी जा रही है, जनरली साइन थीटा जो होता है, थीटा की साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा पे जाएंगे। ठीक है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा मैक्सिमम डिफ्रैक्शन। सारी क्वेश्चन आपसे ब्रैग्स इक्वेशन पे दिख रहे होंगे अभी। ब्रैग्स इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, ब्रैग्स इक्वेशन हम कहाँ लगाएंगे, जब हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस देखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखेंगे।
ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए यूज कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस के लिए ये आपका एकदम ब्रैग्स इक्वेशन सही जाता है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर 41 नंबर कह रहा है एक्सरे डिफ्रेक्शन इन क्रिस्टल इज ड्यू टू, ठीक है, क्रिस्टल में एक्सरे विवर्तन निम्नलिखित के कारणों से होता है। क्यों एक्सरे डिफ्रेक्शन हमें क्रिस्टल में देखने को मिलता है, क्यों क्या कहते हैं डिफ्रेक्शन जो है हमें देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, क्या सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्सरे डिफ्रेक्शन, नहीं ना। फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन थ्रू द क्रिस्टल, क्रिस्टल के थ्रू ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स, तो मैं बार बार आपको क्या बता रही हूँ कि ये पैरेलल एटॉमिक के प्लेन्स हैं, यहाँ से आपका डिफ्रेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहाँ से डिफ्रेक्शन हो रहा है, पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स की वजह से। एब्जॉर्प्शन, क्रिस्टल एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा है एक्सरे डिफ्रेक्शन को, तो ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, समांतर परमाणु तलों का परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक्सरे डिफ्रेक्शन हमारे क्रिस्टल में क्यों होता है, क्योंकि हमारा रिफ्लेक्शन पैरेलल प्लेन्स के थ्रू रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 42 ब्रैग इक्वेशन एन इज, अभी मैंने बताया क्या आपसे पूछा था एन इज नहीं, क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन के लिए एन की वैल्यू बताओ, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन के लिए एन की वैल्यू बताओ, यानी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिफ्रेक्शन, ठीक है, डिफ्रेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रैग इक्वेशन में एन, ब्रैग समीकरण में एन है, एन क्या होता है, तो आपका ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन यानी विवर्तन का क्रम होता है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, व्हेन sin थीटा इज ग्रेटर देन 1, sin थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 से बड़ी हो गई, तो ब्रैग इक्वेशन में तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। जब ब्रैग समीकरण में sin थीटा 1 से बड़ा हो तो इसका अर्थ है, ठीक है, इस केस में आपका क्या होगा, जब आपका क्या हो, साइन थीटा 1 से बड़ा हो, इस केस में कोई डिफ्रेक्शन नहीं होता है, साइन थीटा आपका लेस देन, और ये कंडीशन होती है जब आपका डिफ्रेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नो डिफ्रेक्शन पॉसिबल, इस केस में आपका कोई डिफ्रेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर पे, द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज यूज्ड इन ब्रैग्स इक्वेशन इज टिपिकल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया था अभी कि 1 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में रहता है आपका एक्स रेज की वैल्यू ब्रैग्स इक्वेशन में, 1 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में, इसलिए आपका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ब्रैग के समीकरण में प्रयुक्त एक्सरे का तरंग दैर्घ्य समानता होती है, मतलब कि उसकी जो डिफ्रेक्शन करा रहे एक्सरे में, उसमें जो एक्सरे की जो वेवलेंथ लैम्बडा है वो कितना होगा, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग द ऑर्डर एन ऑफ द डिफ्रेक्शन विल, विवर्तन के क्रम में एन को बढ़ाने से, अगर हम एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा है, 2d साइन थीटा है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर हम एन को बढ़ाएं, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन को बढ़ाएं, तो इस केस में क्या होगा, एन को बढ़ाएं तो ये तो सेम रहने वाला है, ये तो सेम रहने वाला है, डी भी सेम रहने वाला है, इफेक्ट पड़ेगा इस थीटा पे, इस थीटा पे इफेक्ट कर पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो एन, हम एन को बढ़ा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे वेवलेंथ तो जो पहले थी वो अभी भी रहेगी, डी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो भी सेम रहेगा, थीटा चेंज होगा, यानी कि इंक्रीज इन, अगर एन बढ़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा, यानी कि इंक्रीज द एंगल थीटा, थीटा में ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी इंक्रीज देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इन ब्रैग इक्वेशन इज लिमिटेड बाय, क्या लिमिटेशन है, ब्रैग के समीकरण में एन का अधिकतम मान किसके द्वारा सीमित है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम या फिर इसके बराबर होनी चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। इस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे एन की, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इससे लिमिटेड होती है इस कंडीशन, अगर 1 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे कोई डिफ्रेक्शन नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्रैग इक्वेशन हेल्प्स डिटरमाइन, ब्रैग इससे इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल की डेंसिटी मिलती है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड मिलता है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिलता है, या फिर क्रिस्टल का वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। तो हमें पता है कि वहां से हम डी को निकालते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को निकालते हैं ब्रैग्स इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है।
आपका सही ऑप्शन अंतर तरलीय दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है दैट एक्सरे यूज्ड इन ब्रैग्स डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट इज यूजुअली जनरेटेड बाय। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्सरे ब्रैग्स डिफ्रैक्शन में एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं वो कैसे जनरेट होती है, तो हम वहां पे कैथोड रेज की हेल्प से कैथोड रेज को किसी मेटल पे स्ट्राइक कराते हैं। कैसे जनरेट करते हैं कैथोड, ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि जनरली वहां पे क्या होता है, कैथोड रेज को किसी मेटल पे स्ट्राइक करा है, वहां से हमने जनरेट किया हुआ है एक्सरे डिफ्रैक्शन लैम्डा जो उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे धातु लक्ष्य पर प्रहार करने वाली कैथोड किरणें, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्सरेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ आर यूज्ड इन ब्रैग्स डिफ्रैक्शन द डिफ्रैक्शन एंगल। अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज करें एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है, अगर हम क्या करें इसका वेवलेंथ को लॉन्गर वेवलेंथ यूज करें द डिफ्रैक्शन एंगल विल। अब लॉन्गर वेवलेंथ ये बढ़ गया, लॉन्गर वेवलेंथ बढ़ गया तो जो एंगल डिफ्रैक्शन एंगल आपसे पूछ रहा है जो थीटा होगा उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, ये लैम्डा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस थीटा के, डायरेक्ट रिलेशन है, तो भाई ये बढ़ा तो ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। इस पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद से आपके जितने भी एमसीक्यूज थे सारे हो गए, सारे यूनिट्स के एमसीक्यूज हो गए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लोगे तो इतनी तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। अगर साल भर भी नहीं, कुछ 6 महीने में भी कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट फॉलो करके आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे जाने वाले हैं, इसलिए फॉलो कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो, वन शॉट आएगा उसे भी देख लेना और सारे पीवाईक्यूज को भी कर लेना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।